हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एक डॉट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर पूछा गया बिहार बोर्ड की तरफ से क्लास 12th में, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनका जो आंसर होगा क्या होगा, इसको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है, जो बुकलेट सेट कोड है, हमारा डी है। अगर आपको ए बी सी डी या कोई दूसरा भी अगर बुकलेट कोड मिला हो तो आप उनसे मिलान कर सकते हैं। प्रश्न आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि इसमें जो होते हैं टोटल से 96 प्रश्न होते हैं, जिसमें 70 प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 20 शॉर्ट्स और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए हम चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। आपका जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे और सेक्शन बी में थ्योरी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल प्रश्न थे, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है ज्योग्राफी के पेपर में कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन ए गंगा, बी दामोदर, सी हुगली नदी या फिर डी यमुना नदी। तो जो कोलकाता पत्तन है वो हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। ए मुंबई, बी मारमागोवा, सी कांडला या फिर डी पारादीप। तो पूर्वी तट पर स्थित है पारादीप। ऑप्शन जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो मुंबई है, कांडला है, मारवा गोवा है, ये सभी भारत के पश्चिमी तट पे स्थित हैं। अगला प्रश्न है निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ए यमुना नदी, बी सतलज नदी, सी गोदावरी नदी या फिर डी सोन नदी। तो सब सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा, यमुना नदी जो है इटावा के पास बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ऑप्शन ए जो होगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण या फिर डी भू प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो अम्ल होते हैं, जो घातक तत्व होते हैं, वो हवा में सोख लिए जाते हैं और बारिश के दौरान वही गिरते हैं। तो ये अम्ल वर्षा का सबसे मुख्य कारण देखा जाए तो यहाँ पे अम्ल वायु प्रदूषण होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी या फिर डी नर्मदा नदी। तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, जैसा कि इसमें पता ही चल रहा होगा, नमामि गंगे गंगा का नाम लिया जा रहा है, तो गंगा नदी से संबंधित है। और इसको 2014 में शुरू किया गया था, नदियों गंगा नदी को साफ करने के लिए, उनसे उनसे जो साफ सफाई का काम होगा उनको करने के लिए। और गंगा नदी में जो शव थे, जो लाशें पड़ी हुई थी, जो अनवरत लाशें फेंक दी जाती थी, उनको कम करने के लिए इन सभी अभियान चलाए गए थे। तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना है ए ओडिशा में, बी बिहार में, सी झारखंड में या फिर डी छत्तीसगढ़ में। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। ए गंगा नदी, बी हुगली नदी, सी दामोदर नदी या फिर डी कृष्णा नदी। तो दक्षिण भारत की नदी दामोदर नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, या फिर कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम शहर कौन है। ए पेरिस, बी लंदन, सी दिल्ली या फिर डी मैनचेस्टर। तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है लंदन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है बिग इंच पाइपलाइन संबंधित सॉरी बिग इंच संबंधित है। ए रेल मार्ग से, बी वायु मार्ग से, सी पाइपलाइन से या फिर डी जल मार्ग से। तो बिग इंच जो है संबंधित है पाइपलाइन से, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे
कहता है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान या फिर डी गोवा। तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, वो है बिहार। बिहार की जो साक्षरता दर है, पुरुषों की बात करें तो 70% है और महिलाओं की बात करें तो 54%, लगभग 54% के आसपास है बिहार में साक्षरता दर महिलाओं में, और पुरुषों में 70%। ठीक है, आगे चलेंगे। कहता है कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम या फिर डी सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चल देंगे। कहता है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, ए 3%, बी 4%, सी 2.6% या फिर डी 1.64%। तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार देख लिया जाए तो 1.64% है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 0.8% हो गया है जनसंख्या वृद्धि। आगे चलेंगे। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, ए शिक्षा, बी रोजगार, सी व्यवसाय या फिर डी इनमें से सभी। तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण वैसे तो काम और रोजगार है, हालांकि प्रश्न में शिक्षा और व्यवसाय भी दे दिया है, और ऑप्शन डी जो इनमें से सभी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो भी शिक्षा के कारण, शिक्षा के लिए विदेशों में जाते हैं या फिर दूर दराज के शहरों में जाते हैं, और व्यवसाय के लिए भी जाते ही हैं पुरुष। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, ए 63%, बी 73%, सी 74.04% या फिर डी 65%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता है वो 74.04% है, 74.04%। ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला चलेंगे। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, ए 1.5 मीटर, बी 1.6 मीटर, सी 1.7 मीटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो मीटर गेज रेल लाइन होती है, मीटर गेज रेल लाइन की लंबाई होती है वो 1 मीटर, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन जो डी होगा इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत में 3 तरह के रेल लाइन पाई जाती है, एक तो बड़ी लाइन जिसे हम बड़े ब्रॉड गेज कहते हैं, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। तो बड़ी लाइन की जो लंबाई होती है, पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.6 मीटर होता है, जो ऑप्शन बी में है। लेकिन पूछ रहा है कि मीटर लाइन, तो मीटर लाइन की जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और एक तरह की और पटरी होती है जिसको नैरो गेज कहते हैं, इसकी जो लंबाई होती है, दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच की, वो 1 मीटर से कम होती है, लगभग 0.7 मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मीटर गेज में जो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ए 1948 में, बी 1995 में, सी 2000 में या फिर डी 2005 में। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995। ऑप्शन जो बी होगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ए न्यूयॉर्क में, बी वियना में, सी जिनेवा में या फिर डी नई दिल्ली में। तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, और जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। तो ऑप्शन जो सी होगा जिनेवा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आबादन आबादान उदाहरण है, ए तेल पतन का, बी सवारी पतन का, सी पैकेट पतन का या फिर डी नौसेना पतन का। तो जो आबादान है वो उदाहरण है तेल पतन का, ये तेल पतन का उदाहरण है आबादान, और यह आबादान है कहाँ, तो ईरान में है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, ए मक्का, बी जेरूशलम, सी वाराणसी या फिर डी इनमें से सभी।
तो सांस्कृतिक नगर पूछ रहा है, जहाँ पूजा पाठ होते हो धार्मिक स्थलों, ए मक्का भी है, बी जेरूशलेम, जेरूशलेम भी है। जेरूशलेम कहाँ है? तो जेरूशलेम इजराइल में है और मक्का सऊदी अरबिया में है, ठीक है। और सी जो है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी देखा जाए तो एक सांस्कृतिक नगर है, एक धार्मिक नगर है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। कहता है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? ए गोलाकार, बी रेखीय, सी आयताकार या फिर डी सीढ़ीनुमा। तो सड़क के किनारे या फिर सड़क के सहारे, जो सड़क के सहारे होती हैं वो रेखीय बस्ती पाई जाती है। जो मकानें होती हैं किनारे किनारे बनाई जाती हैं, सड़कों के किनारे किनारे बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार रेखीय बस्ती जिसे कह सकते हैं, ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन जो गोलाकार होती हैं वो तालाब के किनारे या फिर झरनों के किनारे बनाए जाते हैं। और आयताकार बस्ती तो नहर या फिर नदी या फिर सड़क के किनारे भी होती हैं। और सीढ़ीनुमा तो पहाड़ों पर देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पूछा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, रेखीय। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है? ए मिलियन सिटी, बी सन नगर, सी मेगा सिटी या फिर डी विशाल नगर। तो मेगालोपोलिस एक यूनानी भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ महान होता है, महान होता है। और जो इसका मेगालोपोलिस का अर्थ होता है एक विशाल नगर, महान नगर या फिर विशाल नगर हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है? ए झारखंड में, बी राजस्थान में, सी ओडिशा में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। कहता है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ए भिलाई, बी भद्रावती, सी जमशेदपुर या फिर डी दुर्गापुर। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है वो स्थित है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसकी जो स्थापना हुई है टाटा लौह इस्पात संयंत्र 1907 में ये बना था। आगे चलेंगे। पूछता है भारत का मैनचेस्टर है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी अहमदाबाद या फिर डी इंदौर। तो जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं। लेकिन पूछ दे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को हो जाए, कोयम्बटूर सही उत्तर हुआ। फिलहाल यह नहीं पूछा है, भारत का मैनचेस्टर पूछा है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी गोवा में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो जो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आगे चलेंगे। नई औद्योगिक नीति जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको कब लागू किया गया? ए 1981 में, बी 1990 में, सी 1991 में या फिर डी 2001 में। तो नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया 1991 में। और इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी दौरान नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया। आगे चलेंगे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? ए तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी या फिर डी छठी। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच थी। तो इसी दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1950 में, बी 1991 में, सी 2014 में या फिर डी 2015 में। तो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे चलेंगे। पूछता है कि पंपास, पंपास कहाँ है? ए दक्षिण अमेरिका में, बी यूरोप में, सी एशिया में या फिर डी अफ्रीका में। तो जो पंपास है
वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में पंपास स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कहाँ है? ए भारत में, बी ग्रेट ब्रिटेन में, सी जर्मनी में, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो बर्मिंघम है वो इंग्लैंड में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, या फिर यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। तो बर्मिंघम यही स्थित है। आगे चलेंगे, पूछता है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? ए इस्पात, बी सोना, सी अभ्रक, या फिर डी चांदी। तो कच्चा लोहा में अगर हम इस्पात सॉरी मैग्नीज मिलाते हैं तो उससे मिलकर इस्पात का निर्माण होता है, स्टील बन जाता है। ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं में से संबंधित है? ए परिवहन, बी संचार, सी सेवाएं, या फिर डी इनमें से सभी। जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो टर्सरी एक्टिविटीज है, उसमें ये सभी आ जाएंगे। परिवहन भी हो जाएंगे, सेवाएं, संचार, इसके साथ साथ बैंकिंग भी आ जाएगा, हॉस्पिटल भी आ जाएगी। ये सभी जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल कॉलर का संबंध है? ए प्राथमिक क्रिया से, बी द्वितीय क्रिया से, सी तृतीय क्रिया से, या फिर डी पंचम क्रिया से। तो जो लाल कॉलर है वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, क्योंकि लाल कॉलर में बहुत ज्यादा खतरे की गारंटी होती है, बहुत ज्यादा खतरे का अनुमान होता है, इसलिए से रेड कलर कहा जाता है लाल कॉलर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? ए 1825, बी 1853, सी 1925, या फिर डी 1862। तो जो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1825 में चलाई गई थी और लंदन में चलाया गया था। 37 मील की दूरी तय किया गया था उस दौरान। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में चलाया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन जो ए होगा सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में, या फिर डी उत्तरी कोरिया में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व का जो सघनतम रेल तंत्र है वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और कनाडा वाले इलाके में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, कहता है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? ए 1951, बी 1931, सी 1921, या फिर डी 1971। तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना गया है। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है? ए सड़क मार्ग से, बी रेल मार्ग से, सी जल मार्ग से, या फिर डी इनमें से सभी से। क्वेश्चन को देखने से तो लग रहा है कि जैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन हो कि धमनियां परिसंचरण, हालांकि विकल्प दिए गए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, ज्योग्राफी वाला ही आंसर होगा। तो परिसंचरण की जो धमनियां हैं वो संबंधित है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से, इन तीनों से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सभी से संभव है, सड़क मार्ग से भी, जल मार्ग से भी, रेल मार्ग से भी। तो ऑप्शन जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? ए राइटजेल को, बी हेम्बोल्ट को, सी रिटर को, डी ब्लास को। तो जो मानव भूगोल है उनके पिता या फिर उनके संस्थापक या फिर उनके जनक कहे जाते हैं कॉल रिटर को। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कॉल रिटर मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। आगे चलेंगे, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? ए मानव भूगोल से, बी भौतिक भूगोल से, या फिर सी ए और बी दोनों, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मात्रात्मक क्रांति है वो संबंधित है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से। ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। आगे चलेंगे, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? ए पहला, बी दूसरा,
सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पे आ रहा है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब भारत कुछ ही सालों बाद पहले पायदान पे भी आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, भारत कुछ ही सालों में 2023 के अंत तक पहले पायदान पे आ जाएगा भारत। ठीक है, अभी के लिए दूसरा ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी जो होगा दूसरा। आगे चलेंगे। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। ए आप प्रवासी, बी उत्प्रवासी, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रवासी जो नए स्थान पे जाते हैं वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, आप प्रवासी कहलाते हैं, और जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। ए 40%, बी 60%, सी 50% या फिर 25%। तो एशिया में पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो 60% जनसंख्या, 60% लोग सिर्फ एशिया में ही रहते हैं, एशिया महाद्वीप पर ही निवास करते हैं। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। ए झरिया, बी रानीगंज, सी खतड़ी या फिर डी पटना। तो खनन नगर नहीं है अर्थात जहाँ खनन नहीं किया जाता है, तो रानीगंज में किया जाता है, झरिया में किया जाता है, खेतड़ी जो पंजाब में है वहां भी किया जाता है। लेकिन जो पटना है, पटना खनन नगर नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक नगर या फिर पर्यटन नगर कह सकते हैं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। पूछ रहा है सिंगरेनी है, ए क्या है, राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंगरेनी है वो एक खनन नगर है और ये सिंगरेनी तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सिंगरेनी एक खनन नगर है। अगला प्रश्न है रबी फसल की बुवाई कब होती है। ए अक्टूबर से नवंबर के बीच, बी मार्च अप्रैल के बीच, सी जून जुलाई के बीच या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रबी की फसल होती है वो ठंडे के मौसम में होती है, और ठंडा कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान ठंडी रहती है, तो अक्टूबर नवंबर में ही रबी फसल की बुवाई की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मार्च अप्रैल के बीच देखा जाए, मार्च अप्रैल के बीच गर्मी का समय होता है, इस दौरान जायद फसलों को बोया जाता है। और जून जुलाई के बीच जिस दौरान वर्षा का समय होता है उस दौरान खरीफ फसलें बोई जाती है, विशेषकर धान की खेती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के दौरान रबी फसल की बुवाई होती है। आगे चलेंगे। गेहूं फसल उदाहरण है। ए रबी फसल का, खरीफ फसल का, जायद फसल का या फिर डी इनमें से सभी। तो जो गेहूं है रबी फसल का उदाहरण है, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे ज्यादा खेती होती है। और चावल की 3 किस्में उपजाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन, बोरो ये 3 चावल की 3 वैरायटी है, 3 किस्में हैं जो उपजाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ए गुजरात, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी उड़ीसा। तो जो कपास है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात ही है, ऑप्शन जो ए है सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में टैनिन पाया जाता है। ए चाय में, बी कॉफी में, सी गन्ना में या फिर डी कपास में। तो टैनिन पाया जाता है कॉफी में भी और चाय में भी। इसका जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, चाय और कॉफी दोनों होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। फिलहाल आप बी में ही मार सकते हैं क्योंकि ज्यादा चांसेस है कॉफी, कॉफी में ज्यादा मात्रा में टैनिन पाया जाता है, तो ज्यादा चांसेस है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बी ही आंसर दे बिहार बोर्ड। तो आप देख लेना कि किसे आप मारे हैं। आगे चलेंगे। कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। ए
2%, बी 3%, सी 4% या फिर डी 1%। तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत जल अलवणीय, अलवणीय कहने का मतलब फ्रेश वाटर, पीने योग्य शुद्ध जल, तो मात्र 2%, मात्र 2% ही शुद्ध जल है, फ्रेश वाटर है पृथ्वी पर। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? ए लोहा, बी मैंगनीज, सी तांबा या फिर डी इनमें से सभी। धात्विक खनिज कहने का मतलब जिसमें धातु के अंश हो, लोहे के अंश हो, तो मैंगनीज, लोहा, तांबा ये तीनों ही हैं जो धात्विक खनिज है, धात्विक के गुण होते हैं इन तीनों में ही। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे चलेंगे, बैलाडीला प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क के लिए, बी कोयले के लिए, सी तांबा के लिए या फिर डी अभ्रक के लिए। तो जो लौह बैलाडीला है, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला है कहाँ? तो बैलाडीला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? ए लौह अयस्क से, बी कोयले से, सी बॉक्साइट से या फिर डी तांबे से। तो गुरु महिसानी जो खान है संबंधित है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लौह अयस्क से संबंधित है गुरु महिसानी खान। आगे चलेंगे, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अर्थात तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है पूछ रहा है। ए उड़ीसा में, बी गोवा में, सी असम में या फिर डी कर्नाटका में। तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य भी उड़ीसा है, उड़ीसा में सब बहुत ज्यादा मात्रा में और बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा सौर ऊर्जा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। अगला है, कलपक्कम किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात या फिर डी कर्नाटक। तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यह एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है कह सकते हैं कलपक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, विकास का केंद्र बिंदु है? ए संसाधनों तक पहुंच, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा या फिर डी इनमें से सभी। तो विकास का केंद्र बिंदु है इनमें से तीनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच। जब जनता का, जब लोगों का संसाधनों तक पहुंच ही नहीं होगा तो विकास कैसे संभव है? इसलिए संसाधनों तक पहुंच सबसे महत्वपूर्ण कारक है और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इनमें से सभी जो होगा ऑप्शन डी होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा, एशिया, एशिया में जनसंख्या वृद्धि बहुत मात्रा में अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एशिया महाद्वीप। आगे है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए जापान का, बी फ्रांस का, सी चीन का या फिर डी लाटविया का। तो किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा, लाटविया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ए डॉक्टर महबूब उल हक, बी रघुराम राजन, सी मनमोहन सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको विकसित किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, और एक और थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर ही मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो इस पर ऑप्शन जो ए होगा सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए कृषि, बी
वानिकी, सी आखेट या फिर डी इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है इनमें से सभी, यानी कृषि भी। आखेट मीन्स होता है शिकार करना, शिकार करना। और वानिकी मीन्स होता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मीन्स जंगल से कंदमूल इकट्ठे करना। तो ऑप्शन जो डी होगा इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे चलेंगे, पूछ रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ए कॉफी, बी गन्ना, सी गेहूं या फिर डी रबड़। तो रोपण फसल गेहूं नहीं है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं रोपण फसल नहीं है। वहीं कॉफी, गन्ना, रबड़, केला ये सभी जो है रोपण फसल है। आगे चलेंगे, पशुचारण। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए प्राथमिक क्रियाकलाप से, बी द्वितीय क्रियाकलाप से, सी तृतीय क्रियाकलाप से या फिर डी चतुर्थ क्रियाकलाप से। तो जो पशुचारण है वो संबंधित है प्राथमिक क्रियाकलाप से, जिस प्रकार मधुमक्खी पालन, पशुपालन, पशुपालन को ही पशुचारण यहाँ पे लिख दिया है, तो वे प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नागपुर योजना संबंधित है ए सड़क परिवहन से, बी जल परिवहन से, सी वायु परिवहन से या फिर डी पाइपलाइन से। तो जो नागपुर योजना है वो संबंधित है सड़क परिवहन से। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए सड़क परिवहन, वो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? ए इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, बी सदिया से धुबरी के बीच, सी कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच है। और इसकी जो लंबाई की बात कर रहे हैं तो लगभग 1600 या 1600 1650 किलोमीटर तक का यह लंबा है, इसकी लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे चलेंगे, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको शॉर्ट में HVJ बोलते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का जो हजीरा है, इसमें जो हजीरा आप देख रहे हैं वो हजीरा कहाँ अवस्थित है, कहाँ है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में या फिर डी बिहार में। तो जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है उसमें जो हजीरा है वो अवस्थित है गुजरात में। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात में अवस्थित है हजीरा। लेकिन विजयपुर की बात करें तो वही विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर हजीरा पूछा है तो कल हो सकता है कि विजयपुर या फिर जगदीशपुर पूछ दे, तो विजयपुर कहाँ है तो मध्य प्रदेश, और जगदीशपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलेंगे, कोंकण रेलवे, इसका नाम शायद आपने सुना हो। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र से शुरू होता है और कर्नाटक तक जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये 3 राज्य तो शामिल हैं, लेकिन जो गुजरात वाला है, गुजरात का एरिया है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात राज्य में इसका विस्तार नहीं है। और जो कोंकण रेलवे की लंबाई है वो 736 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? ए 1852 में, बी 1862 में, सी 1853 में या फिर डी 1854 में। तो जो भारतीय रेलवे है 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का रेल लाइन था, तो इसे चलाया गया था 1853 में। अगला है, इनसेक्ट का संबंध है? ए उपग्रह संचार से, बी वायु परिवहन से, सी प्रदूषण से या फिर डी सर्वेक्षण से। तो जो इनसेट है वो उपग्रह संचार से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है? ए मुंबई पतन, बी पारादीप पतन, सी हल्दिया पतन या फिर डी चेन्नई पतन। तो भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई पतन। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई पतन। यहाँ पे हमारा जो
70 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो अभी हाल ही में बिहार बोर्ड की तरफ से 2023 में पूछा गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। आई होप आपने बहुत बेहतर तरीके से इन्हें सॉल्व किया होगा एग्जाम हॉल में, और मुझे आशा है कि इस वीडियो में जितने भी सभी उत्तर बताए गए हैं प्रश्न के वो 100% एक्यूरेट आंसर होंगे, और इसमें कोई भी गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आंख मूंद कर हमारे इस प्रश्न से मिलान कर सकते हैं, और आशा है कि आपने एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया होगा, बहुत अच्छा लिख कर आए होंगे। इसका जो सब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न होंगे वो बहुत ही जल्द आएगा, 1-2 दिन में आ जाए शायद, मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो आप घबराए नहीं कि सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उसे भी लाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। So that's all for today. Stay for next episode. Thanks for watching. Have a great day.